अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली, बड़े बड़े मामलात इस वक्त और तेज़ी से बदलती सूरत हाल। एक तरफ बिजली के बिल और आवाम का शदीद गुस्सा, दूसरी तरफ सियासी मामलात अपनी जगह पर, तीसरी तरफ बढ़ते हुए केसेस और कुछ बढ़ते हुए साए तहरीक इंसाफ पर। एक तरफ तो तोशा खाना सज़ा मनसूखी केस का फैसला है जो महफूज हो गया और कल 11 बजे वो सुनाया जाएगा। उसके साथ अब देखना यह है या बात इस पर करेंगे कि क्या किसी दूसरे केस में और इससे भी ज़्यादा मामला खतरनाक होंगे पीटीआई और कायद पीटीआई के लिए। बिजली के बिलों पर तो आज बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि क्या इलेक्शन की तारीख के मामले पर नून लीग और पीटीआई में कोई दरारें चल रही हैं, कोई मामला अलग अलग हैं। दोनों के जो बयानात हैं काफ़ी मुतजाद हैं। जबकि पीडीएम की गवर्नमेंट में थे तो तकरीबन एक जैसे बयानात थे, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नून लीग शायद इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और पीपल्स पार्टी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। लेकिन वक्त पर टेक्निकली कैसे होने चाहिए और क्या ये कोई नया कोई बहरान जन्म लेने जा रहा है, क्योंकि सदर के ख़त के बाद इलेक्शन कमीशन का जवाब और फिर ये सारे मामलात एक दूसरे से इस वक्त बुरे तरीके से जुड़ गए हैं। परवेज़ खटक साहब मज़ीद कुछ बातें और बयानात कर रहे हैं, अपने बयानात दे रहे हैं जो कि कायद पीटीआई की मुखालफत में है। क्या मामला बनेगा, कैसे चलेगा, पीटीआई का इस वक्त फ्यूचर क्या है, क्योंकि पीटीआई शायद मंजर से खुद ही आउट है और उसकी वजह भी पीटीआई खुद है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? इस्लाम जी ठीक हूँ। मीर साहब सर, हाई कोर्ट में तोशा खाना सज़ा मनसूखी केस का फैसला अब कल सुनाया जाएगा जो महफूज हो गया है, क्या देख रहे हैं सर? असल में ये इस केस में भी और वैसे अमूमी तौर पर नज़र आता है कि अदालती निज़ाम जो हमारा है वो कोई होस्टेज बन के रह गया है। इस मुकदमे में तो हाई कोर्ट जो है वो एक सैंडविच बना हुआ था लोअर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिमार्क्स दे दिए थे और इस बात पर इसरार किया था कि वो कल ही फैसला करे और हम 2 बजे बैठ जाएंगे और फिर वरना हम फैसला सुनाएंगे। कुछ ऐसे रिमार्क्स थे और ये भी कह दिया था कि लोअर कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था, मतहत अदालत का कह लीजिए, लोअर कोर्ट कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लीजिए, कुछ का फैसला दुरुस्त नहीं था। हाई कोर्ट ने भी कुछ अच्छी तरह मेरे ख्याल में बिहेव नहीं किया, बार-बार मुकदमे को वापस रेफर बैक किया और ये शर्तें लगाई कि यूँ करो और यूँ करो और टेक्निकल बुनियादों पर ही बात की गई कि वो सुनो, इनके गवाहों को सुनो, उनके गवाहों को नहीं सुनो। ये नहीं देखा गया कि मेरिट के बारे में क्या कहा जा रहा है। अब भी मेरिट के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हो रही और ये मुकदमा ये है, अगर 11-12 महीने से पेंडिंग है तो जल्दी में फैसला सुनाया जाना क्या मतलब रखता है? एक मुल्ज़म पेश ही नहीं होता, उसके वकील पेश ही नहीं होते, पेशियों पे पेशी पड़ती जाती है, वो आता ही नहीं है और कहता है कि मेरे गवाहों को क्यों नहीं सुना जाता था, टेक्निकल बुनियादों पर इसे नॉकआउट कर दिया जाए। कानून दान कहते हैं कि शायद इस बुनियाद पर इसे नॉकडाउन कर दिया जाए और हाई कोर्ट सुरुखरू हो जाए। और उससे पहले भी, इस फैसला करने से पहले आपने उस सेशन जज को, एडिशनल सेशन जज को इस बुनियाद पर कि उसने कहा था कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, आपने उसे ओएसडी बना दिया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं जो माज़ी में कभी हमारी तारीख़ में हुए नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से बैठा हुआ इनको हिदायत दे रहा है कि फैसला करो वरना हम बैठे हैं फैसला करने के लिए। तो ऐसे में क्या फैसला होगा? अगर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब मुकदमे चल पड़े हैं, एक मुकदमा नहीं कई मुकदमे हैं, को भी मुकदमे भुगतना पड़ेंगे, एक नहीं बहुत सारे। अच्छा केस उस सजाद पर मीर अब साहब, दायर हो चुके हैं साइफर और उसमें केस को भी गिरफ्तारी बड़ा भी हो सीरियस देखते चुकी है। हैं सजाद मीर साहब। साइफर केस अब काफ़ी संजीदा नौइयत का मामला इख्तियार कर रहा है। ये यकीनन संजीदा इख्तियार कर रहा है और जितनी अदालतें संजीदा होती जाएंगी उतना उनके जवाब में ये सारे मुकदमा भी संजीदा होते जाएंगे। ये तो नहीं है कि एक शख्स बैठा हुआ है अदालत-ए-उज़्मा में और वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने साथियों से पूछे बगैर, अब किसी का कंसल्ट किए बगैर और उसको अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझे और अपने फैसले को आइन की इंटरप्रेट समझे और अपने साथ 2 जजों को बैठाकर समझे कि हरफ़े आखिर है और फिर इतनी तनकीद हो सुप्रीम कोर्ट पर जो मासी में कभी नहीं हुई है। हमारे यहाँ ऐसे कभी नहीं हुआ है। इस तरह ना अदालत बटी है सुप्रीम कोर्ट, ना लोगों ने इस तरह एतराज़ किया जिस तरह किया गया है। एतराज़ की नौइयत ये है कि जो फैसले हैं यही 3 जज करते हैं। जो फैसले हैं आपने आज तक फुल कोर्ट का कायम करना तो अलग बात है, फुल कोर्ट का कोई इजलास भी नहीं बुलाया, इसमें साथियों से मशवरे किए जाएँ। हर वो फैसले आपने दे दिया है जिसको आपको लगता है कि आपके यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तो इख्तियारात वैसे के वैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो रेगुलराइज़ हो रहे हैं।
और आप उस पे एक स्टैंड लिए हुए हैं, जिसकी वजह से अदालत का वक़ार यकीनी मजरूह हुआ है। दिन भी आपके 2 ढाई हफ्ते रह गए हैं। इन 2 ढाई हफ्तों में जो आपने करना होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन इसका नतीजा यकीनी तौर पर ना आपके हक में अच्छा निकलेगा, ना किसी और के हक में अच्छा निकलेगा। ये एक पूरा प्रोसेस है। हमने जजेस को किस तरह अपॉइंट किया है, कैसे अपॉइंट किया है, आउट ऑफ द वे प्रमोट होने वाले जज किस तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोट हुए हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। ये कुछ जजेस के ग्रुप की बात नहीं है। ये सारे जज जो एक खास मजाक के फैसले देते हैं, ये आउट ऑफ द वे प्रमोट होने वाले जज हैं। तो ये इस तरह के बहुत से एतराज़ात जो पैदा हो गए हैं, इस पर ही पैदा हुए हैं कि आला दरिया में लोगों की तैनाती कैसे की जाए। अब आपने स्पीड जूनियर अपना जो मुत्तहद अदलिया है उसका क्या तमाशा कर दिया है, जज को ओएसडी बना दिया है। ओएसडी क्या होता है? और जज ने फैसला दिया उसके नतीजे के तौर पर आपने ओएसडी बना दिया, उस पर एमआरसी पास करें कि हम वो नहीं करेंगे जो उसने किया था। भाई ये आपको इख्तियारत नहीं है कि आप किसी और अदालत के बारे में इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करें। आपका फैसला भी मशकूक हो जाएगा। आपके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि आप भी गोया 22 हैं। तो इस तरह से ना अदालतें फैसला ठीक करती हैं, ना कोई इंसाफ हो सकता है, ना इसके नतीजे के तौर पर कोई एक मुनासिब रास्ता इख्तियार होगा। फैसला कुछ भी कर लीजिए, ठीक। होना तो वही है जो अब इंसाफ करेगा। चलें, आमिर हसन साहब से भी इस पर बात कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, इस वक्त एक तरफ तो तोशा खाना का मामला है, दूसरी तरफ साइफर का है, अभी तो फॉरेन फंडिंग ने दोबारा से सर उठाना है। आपको क्या महसूस हो रहा है? मामलात कुछ बहुत पेचीदा हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल इस वक्त पीटीआई के लिए है, और शायद आने वाले इलेक्शन में पीटीआई मंजरनामे पर ना हो? जी देखिए, हमारी तो ना तो ख्वाहिश है और ना हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स, अगर वो पॉलिटिकल फोर्स है, कि वो मंजरनामे पे ना हो। हर सियासी फर्द को भी और हर सियासी जमात को भी सियासत में हिस्सा लेना ये उसका बुनियादी हक है जो पाकिस्तान का आइन उसे देता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्योंकि इस आइन को बनाया भी है और इस हक के लिए एक तवील जद्दोजहद भी की है, तो हम तो नहीं चाहते कि किसी का आइनी हक जो है वो गसब हो। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी को भी चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी रहे, कोई जत्था ना बने, कोई दहशत गर्दों का या दहशत पसंदों का कोई ग्रुप ना बने, और जत्थाबंदी के जरिए मुल्क के इदारों के ऊपर हमला आवर ना हो। ये हमारा अगर किसी तालिबान जैसी तंजीम के खिलाफ मौक़िफ़ रहा है, तो अगर कोई तालिबान की तक़लीद करेगा तो हमारा उसके बारे में भी यही मौक़िफ़ होगा। जहाँ तक आपने बात की, ये साइफर हो जाए या तोशाखाना केस हो जाए, देखिए मेरे ख्याल से पेचीदा क्या होने हैं। ये पाकिस्तान की 75 साला तारीख है और ये दायरे का सफ़र है, और ये तारीख बार बार दोहराई जाती है। अब पेचीदा तो हालात तब भी नहीं समझे गए जब पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। अभी तो बहरहाल और जो उसे अपील का भी हक नहीं दिया गया, आपके सामने सारी बात है। लेकिन अब तो ये है कि अपील का हक है, एक अदालत में, दूसरी अदालत में। अगर किसी केस का फैसला गलत हुआ है, तो ये भी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट भी दिनों में उसे सुनने लगती है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के साथ-साथ लम्हा ब-लम्हा कमेंट्री के साथ उसे सुनने लगती है। ऐसा तो किसी को सहूलत नहीं हुई। हमें भी सज़ाएँ दी गई, टेलीफ़ोन के ऊपर सज़ाएँ दी गईं, किसी की फ़रमाइश के ऊपर सज़ाएँ दी गईं, वो टेप्स भी आ गईं। लेकिन लम्हा ब-लम्हा ऐसे नहीं हुआ कि सारी अदालतें सुनना शुरू कर दें। एक वक़्त लगा हमें अपना रिलीफ़ लेते हुए। हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आइन पे अमल दरामद हो और अगर बेसब्री ना फैलाई जाए, तो सबको सबके बुनियादी हक मिलेंगे। और अदालतों को भी अब अपने आप को अदालतें साबित करना है। ये नहीं कि कभी किसी के हाथों में खेलना है, कभी किसी के हाथों में खेलना है। और अदालतों को अदालतें रहना है, आइन की तशरीह करनी है, कानून की तशरीह करनी है। वो खुद को आइन बनाने वाली और कानून बनाने वाली इदारे के तौर पे ना समझने लगे कि वो कानून साजियों को पलटाने लगे, वो वज़ीर आज़म को नाअहल करने लगे, वो सबको बड़े-बड़े अपने से बड़े इदारे को भी चैलेंज करने लगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मसला है और ये कोई आज पैदा नहीं हुआ, ये इसकी बुनियाद के साथ से मसला है। 25 साल तक तो इस कौम का से आइन ही नहीं बना, तो इदारे कैसे उनकी कैसे होती नशो-नुमा और वो कैसे बनते? ये एक वो बहुत बड़ा अलमिया है। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन के तरफ लेके जाया जाए, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ़, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए,
और उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल फोर्सेस जिसे अवाम मुंतखब करेंगे, ये मेरा यकीन है कि वो ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस होंगी कि वो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अमांगी को क्रिएट करें, जिससे सियासी इस्तेहकाम आए, गुफ्तो अच्छा शनीद बैरिस्टर का साहब, रास्ता इख्तियार हो। सदर मुमलिकत की जो इलेक्शन कमीशन के साथ एक बात करने या डायलॉग करने की कोशिश थी, उसको तो कोई ख़ास अप्रिशिएट नहीं किया सियासी हलकों ने, ख़ासतौर पे पीडीएम से जुड़ी जमातों ने कोई ख़ास अप्रिशिएट नहीं किया। उसमें से भी कुछ एक दो पॉइंट्स निकाले, तो उसकी क्या रीज़न है? देखिए, मैं इसीलिए मैं आजकल कहता हूं कि आजकल कोई मैं एक किसी की भी एक बात दुरुस्त नहीं। बात के अगर किसी की कोई एक बात दुरुस्त हो तो मुल्क दुरुस्त हो जाए। दरमियान में कहीं हल है और कोई इस तरफ दौड़ रहा है और कोई इस तरफ दौड़ रहा है। देखिए, सदर पाकिस्तान का अगर ये आईनी इख्तियार था कि वो तारीख दे सकते थे, तो अगर 9 को उन्होंने समरी साइन की है असेंबलियों को डिसॉल्व करने की, तो 7 ही या 10 तारीख को वो तारीख दे देते, उन्हें कौन रोक रहा था? लेकिन जब से उन्होंने ये हरकतें शुरू की हैं, सदर पाकिस्तान का 5 साल का किरदार ऐसा नहीं रहा कि उसे अप्रिशिएट किया जाए। वो के पौने 4 साल हर कानून को आंखें बंद करके पास करते थे, साइन करते थे, इवन कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी करते थे। लेकिन जब से पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने हर कानून को चैलेंज किया, हर एक को वापस भेजा, जिससे उनकी बदनीयती बिल्कुल साबित होती है। फिर वो जिसे 1.5 साल से पीडीएम के कवानीन को रद्द करना आता था, उसे सीक्रेट एक्ट की दफा क्या हुआ कि वर्बली उसने कह दिया कि इसे रखें, और उसे पता नहीं चला कि ये कानून आज तक वापस। इससे पता चलता है कि वो कोई शरारत खेल रहा है, वो सदर का किरदार नहीं अदा कर रहा, वो एक शरारती जहन बना हुआ है, और शरारती जहन के हम मुतामिल नहीं हो सकते। लेकिन इन सारों के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इनकार, भले वो कुछ भी हो, लेकिन सदर पाकिस्तान है, उससे मुलाकात से इनकार नहीं करना चाहिए था। मुलाकात करनी चाहिए थी, उधर बैठ के कह देते आपका ये इख्तियार है या नहीं इख्तियार, आप भी रेफरेंस भेजें, हम भी रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को, या हम भी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग कर रहे हैं, हम भी आपको बताते हैं, आप भी कर लें। तो कोई तरीके का हल होना चाहिए। लेकिन जब ठीक। हर शख्स ही एक्सट्रीम पे हो, और एक्सट्रीम्स के ऊपर खेलने वाले सिवाय तबाही और गढ़ों के कहीं नहीं जाते हैं। इसीलिए बहुत पाकिस्तान अच्छे बैरिस्टर पीपल्स साहब, ये पार्टी इस बात आपने वक्त। बड़ी अच्छी, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। मैं ज़रा मीर साहब से भी इस पे भी, मीर साहब, इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए था सदर मुमलिकत के पास? देखिए, बात यह है कि कर्टसी तो यही कह के जाना चाहिए था, लेकिन जो बुलाया गया था इस नाम पे बुलाया गया था कि वो मुशावरत करेंगे देने के लिए। अच्छा, अगर वो जाते और कुछ मुशावरत ना करते, इस पर बात भी ना होती, तो सदर साहब कहते मैंने मुशावरत कर दी है, मैं डेट दे रहा हूँ, तो एक नया क्राइसिस पैदा होता। सदर साहब को जवाब ये दे देना चाहिए था कि भाई मैं इस काम के लिए नहीं आ रहा जिस काम के लिए आप बुला रहे हैं। वैसे 100 बार आप मुझे बुलाएं, मैं हाजिर हो जाऊंगा, गपशप लगा लेंगे, आपसे चाय पी लेंगे, और अगर आपने मुल्क के मफाद में कोई मशवरे देने की बात करने वो कर लेंगे। लेकिन इस मुशावरती अमल के तौर पर मैं आपसे शरीक नहीं होना चाहता। उनको डर था सदर की नीयत पे कि वो मिलने को ये समझेंगे कि भाई मुशावरत हो गई है, और उनके बकौल वो तब तारीख दे सकते हैं। इससे बचने ये अंदाजा लगाइए कि सदर साहब का जो एतमाद है और जो ख्याल है बाकी लोगों को उनके बारे में, वो कितना गलत हो गया है कि वो अपना एक पार्टीजन सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं, वो सबको मालूम है, और उस ज़माने से हैं, जिस ज़माने में वो तालिब इल्म थे, उस ज़माने से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा ख्याल में किसी साथी का ताल्लुक़ उनसे उस वक्त से नहीं है जब से मेरा है। और वो खुद कह चुके हैं कि सबसे पहले मैंने ही उन्हें लाइमलाइट में लाया था। वो एक भले आदमी है, उनके बाप भी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, बड़े बड़े आदमी थे, ये भी बहुत नज़रियाती आलम है। लेकिन मुझे ये बात इनके आने से समझ आ गई है कि किसी पार्टी के आदमी को कभी सदारत का ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। सदारत का ओहदा उस शख्स को मिलना चाहिए जो अमली सियासत से रिटायर हो चुका हो और उसने ये ऐलान कर दिया हो कि सदारत छोड़ने के बाद वो कभी सियासत में नहीं आएगा। ऐसा शख्स तो सदर बन सकता है, लेकिन जिस शख्स का एक पाँव सदारत की दरबार सदर में हो और दूसरा पाँव सियासत के मैदान में हो, वो शख्स कभी मसाइल में उलझा रहेगा, और ख़ास तौर पर अगर उसका लीडर इमरान खान हो तो फिर मसाइल कम नहीं होंगे। और मसले की सबसे बड़ी जड़ ये है कि आरफ अलवी उन लोगों में से हैं जिन्होंने पीटीआई सिर्फ क़यादत में नहीं बनाई, बल्कि साथ मिलकर बराबर का काम किया है, और वो समझते थे कि शायद इस पार्टी को लेकर वो सही रुख पे चल सकते हैं। वो अब भी समझते रहे कि वो मशवरा दे सकते हैं, कुछ नहीं हुआ। अब वो ज़ाहिर है कि वो उलझन का शिकार है, मुश्किल शिकार है, खुदा उन्हें इस मुश्किल से निकाले। चलें, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा इस पर बात करूँगा। महंगाई मार्च करके पीडीएम की हुकूमत आई और वो उससे पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ था महंगाई मार्च।
पीडीएम हुकूमत अपने टेन्योर 16 माह का पूरा करके गई, अब आवाम इनके खिलाफ महंगाई के लिए मार्च कर रहे हैं। तो कैसा महंगाई मार्च था कि उस पर महंगाई मार्च दर महंगाई मार्च, और बिजली के बिल हों, खाने पीने की अशियाँ हों, पेट्रोल हो, डॉलर हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, आम आदमी के जेब की बात हो या मुल्क के जेब की बात हो, सारे ही मुश्किल में। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात की थी मैंने महंगाई मार्च करके आने वाली हुकूमत के लिए, जिसके खिलाफ अब और एक महंगाई मार्च आवाम कर रही है, क्योंकि आवाम है परेशान। बिजली के बिल बहुत सारों के तो क्या कहना कि बिजली के बिल जितना पिछले मंथ आया था अब उससे डबल हो गया है। लोग हैरान हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और ख़ाली बिजली का बिल ही नहीं, एक मुसीबत होगी अब आने वाले दिनों में जब गैस मौजूद नहीं होगी सर्दियों में, और जब गैस का बिल आएगा तो वो भी अब हज़ारों में होगा, जो कि 100, 200, 300 रुपये का हुआ करता था कभी। ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सजाद मीर साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सर महंगाई मार्च करके आए थे महंगाई के ख़िलाफ़। अब आपने देखा होगा, अगर आप देखते हैं तो 16 माह की हुकूमत के ख़िलाफ़ अब सही लोग परेशान हैं और टेंशन में। बिजली का बिल आपका भी आया होगा, मेरा भी आया होगा और सजाद मीर साहब का भी आया है, तो देख कर तो होश उड़ गए एक बार। जी बिल्कुल जी, सबके अपनी अपनी जगह पे। और मैं समझता हूँ कि अब किसी को भी एक हुकूमत को तो आप मुर्दे इल्ज़ाम, मैं यहाँ आके बैठ के कहूँ कि खान पहले कर गए थे, पीडीएम ने बाद में किया। असल में वजह ये है कि इस रियासत का जो सारा भी अशराफिया उसे कह लें या हुक्मरान तबका है, उसका जो बुनियाद है या उसकी तरजीह है, वो आम आवाम नहीं है। हुक्मरान तबका कोई भी हो, वो सियासतदानों से आए, वो मिलिट्री जनता से आए, वो टेक्नोक्रेट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी हो। इवन ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा की हुकूमत होती है। उनका ये मतमा नज़र अवाम की मुसीबतें नहीं है। हर बंदा हक़ हुकूमत समझता है और हक़ हाकिमियत समझता है खुद की सहूलतें, मराहत खुद के लिए। पार्लियामेंट के अंदर जाने वाले चाहते हैं कि हमारी क्लास को टैक्स ना लगे। अगर हम बड़े काश्तकार हैं तो हम पे टैक्स ना लगे, हम अगर बड़े कारोबारी हैं तो हम पे टैक्स ना लगे, हम अगर फलां तबकात से हैं तो हम पे टैक्स ना लगे। इसीलिए बड़े-बड़े जजेस हैं, वो कहते हैं हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए। बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी टैंकियाँ हुकूमती खर्चे से भर जानी चाहिए, अवाम भाड़ में जाए। इसी तरह हर तबके का हाल है। असल में मुसीबत ये है कि अगर आप एक तबके को, किसी हुकूमत को बुरा कह भी लें, तो हुकूमत तो एक आई, फिर दूसरी आई, आजकल तीसरी आई हुई है। लेकिन जो हमेशा की हुकूमत है, वो भी मज़े ले रही है, जिसे कि ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो कि एग्ज़ेक्टिव है, जो कि हमेशा की हुकूमत है। उनके आप अल्ले-तल्ले देखें तो मैं समझता हूँ एक दफ़ा बैठ के अवाम के लिए ये फ़ैसला हो जाना चाहिए कि क्या इस अवाम को अब तरजीह नहीं बनाना। जो जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत होगा, जिसमें तरजीह अवाम होंगे और हुकूमत का मकसद गुर्बत का खात्मा होगा, महंगाई का खात्मा होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगा। जिन्ना साहब ने पूरी एक आपके सामने वो रखी थी और उसके बाद एक रही। क्या आज उसकी ज़रूरत नहीं है? एक दूसरे को बुरा कह लेने से कुछ नहीं। मैं समझता हूँ चलिए मैं दूसरों से बुरा कहने की बजाय जिस हुकूमत में हम रहे हैं 16 महीने, उसमें हुआ ये कि किसी भी फाइनेंशियल पॉलिसी की तरफ पीएमएलएन तवज्जो नहीं दे सकी। पहले मिफ्ता साहब को लेके आए, मिफ्ता साहब एक पॉलिसी लाए, जब तक मिफ्ता साहब उसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, विद इन अ पार्टी डार साहब का एक ग्रुप था जो सुबह शाम उनकी कवाली करता था। ये गलत है, तबाह कर गए, बर्बाद कर गए, वो कर गए। लंदन से उन्हें एक लीड आती थी कि ये सब गलत हो रहा है। अच्छा, जब मिफ्ता चले गए, इसहाक डार साहब आ गए, तो मिफ्ता ने इंटायरली वही काम शुरू कर दिया, डिफरेंट। उन्होंने उन्हें गिरदाना। अच्छा, किसी ऑपोजिशन की तो जरूरत नहीं थी, यही काम के साथ ऑपोजिशन थी असद भी उमर नहीं। और दूसरे वजीर खजाना कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी एक मुआशी पॉलिसी, और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मुआशी पॉलिसी के साथ, जिसे मिसाके मईशत कहते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर ना पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी, ना समाज बचेगा। अवाम बड़े गुस्से में है, इस गुस्से का सामना करना मुश्किल होगा। सजाद मीर साहब, बड़ा रिलीफ देने के लिए कोई 2 इजलास हुए हैं हुकूमत की जानिब से, जो सेटिंग हमारा निगरान सेटअप है, कोई उसका हासिल उसूल नहीं है।
टैक्सेस की भरमार है, बिजली के बिलों पर हो या खाने पीने की अशिया पर, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं। हुकूमत के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है ना सजाद मीर साहब, उसको डायरेक्टली थ्रो किया जा रहा है आवाम पे। हुकूमत कोई बोझ खुद उठाने पर तैयार नहीं है या किसी किस्म की मुश्किल उठाने पर तैयार नहीं है। अपना सेटअप चलता रहे, आवाम की जेबों से पैसा निकलता रहे। देखें, अपना सेटअप डिस्टर्ब करने का मतलब है अपना पूरा निज़ाम डिस्टर्ब करना, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम डिस्टर्ब करना। आपकी हमारी जो दफाई सर्विसेज है वो कहते हैं उनको कम करो, और बहुत सी बातें जो वो कर रहे हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हमारी मौजूदा सूरत हाल के तहत। असल बात ये है कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल पैदा हुई है, हम पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएं 18 माह वाली की, या उससे पहले की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएं, या अगर सच बोले तो ये क़यामतें जो गुजर गई थी अमानतें कई साल की, ये बरसों की गलत इकनॉमिक पॉलिसी का है कि हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं। हर आने वाले ने अपना ही वक्त टालना चाहा है, उसको अगले पे छोड़ना चाहा है कि वो आके निपट लेगा, और आज उसमें हम फंस के रह गए। जाहिर है कि ये जो मायदे हमने किए IMF के साथ, उनको अगर हम पूरा करते हैं, और पूरा करना पड़ेंगे, नहीं करते हैं तो हमारी मैशत बिल्कुल बैठ जाए। अच्छा मीर साहब, अगर मैं इससे थोड़ी डिफरेंट बात आपसे करना चाहूँ, एक अब आवाम ये समझती है, आम आदमी की बात करूँ मैं बशमूल मेरे अपने, हम सारे अवाम ये समझते हैं कि जो लोग मुंतखब किए या मुंतखब बगैर किए भी आ गए, हमने फैसला नहीं किया IMF के पास जाने का, हमने नहीं कहा था भाई मुल्क के लिए कर्ज ले लो। हमने आपको बतौर मैनेजर, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया था कि आपने वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने हैं कि ना तो लोन लेना पड़े, ना कुछ मामलात में फंसें, बल्कि आप पाकिस्तान की कमाई बढ़ाएं, ना कि हमें दलदल में घुसेड़ दें इसके, ये जो लोन इतना ज़्यादा सर्कुलर डेट है और दीगर मामलात। अब आवाम किधर जाए? देखें, अगर मैं कहानी शुरू करूं कि ये कब से शुरू हुआ है तो फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि ये 1-2 बरस की बात नहीं है, ये बरसों का किस्सा है, और हमारी एक कोताही नहीं है, कई कोताहियाँ हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में तो ये कहा जाता है कि जब हमारी अदलिया ने अल्लाह का नाम लेकर नवाज शरीफ को फारिग किया, और फिर हमारी दूसरी जो मुक़तदरा थी उसने तय किया, जिसको इमरान प्रोजेक्ट कहते हैं, कि उसको आगे लाना है, तो उसके पूरे प्रोसेस के नतीजे में, किसी शख्स के नतीजे में नहीं, पूरे प्रोसेस के नतीजे में आपने अपनी मैशत को तबाह कर। लेकिन मीर साहब फिर उनको मैं मीर साहब लेकिन ये जो 16 माह की गवर्नमेंट आई थी, इसने भी तो यही नारा लगाया था। 16 माह की जो गवर्नमेंट थी पुरानी गवर्नमेंट का समर थी, जो 16 माह की गवर्नमेंट थी पुरानी गवर्नमेंट का समर थी, जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो उससे पहले को किए हुए का समर थी। आप इसका जब तजिया करते हैं तो आपको मालूम होता है बरसों जो हमने खाया है, कमाया है, काटा है, ऐश की है, कि उसका असर है कि हम फंसे पड़े। अमेरिका फंस गया था। अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो किस तरह आया था, लोग रोटी को तरस गए थे। आज भी उनकी मैशत जो है, अगर वो कर्जे की अपनी लिमिट ना बढ़ाते तो अमेरिका की मैशत डामाडोल हो गई थी। सही है। इस वक्त हमारी हाल ये है कि हमारे पास डॉलर है नहीं, हमारे पास बेचने की चीज कोई नहीं है, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करने का पैसा नहीं है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारी फैक्ट्रियाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, हम माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं IT की तरफ जा रहे हैं। ये नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास IMF ने कोई भाई 22% आपने कर दिया इंटरेस्ट रेट, कौन करेगा इन्वेस्ट यहाँ? रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? मशीनरी कहाँ से आएगी? कौन आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा? कपास आपने पूरी पैदा नहीं कर रहे, जिसमें दुनिया में आप नंबर 1 जा रहे थे, नंबर 4 या 5 पे थे, और कंपैटिबिलिटी के टैक्स प्राइस आपकी नंबर 1 थी। क्या हाल कर दिया आपने इसका? किसने तवज्जो दी है? पैसा कमाने का सबको ख्याल है, किसी को नहीं ख्याल कि किस तरह आपको अपनी बचत को अपने पाँव पे खड़ा करना है। आपको करना पड़ेगा, और इस करने की सजा हमें भुगतना पड़ेगी। अच्छा, मैं बीर साहब आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा हालिया 2 इजलास हुए हैं, उसके बाद जो डिस्कोर्स है उन्होंने कह दिया जी कि बिजली के बिलों में आसानी हम ये करेंगे कि आप किस्तों में भर देंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है, किस्तों में कैसे भर दें? आएगा तो फिर लग के अगले बिल में, अब जिसका 70 है उसका 1.5 लाख आ जाएगा, और फिर वो कह रहे हैं जी हम तारीख बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा? टैक्स नहीं वेव इसलिए कि मेरी इतला के मुताबिक जो पावर्स के टॉप बॉसेस हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आने वाले दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू होगा ना जी, हम बिजली कम खर्च करेंगे। वैसे 21,000 मेगावाट हमारा खर्च है, उस वक्त 9,000 होगा। तो कैपेसिटी जो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी बिजली ना खर्च करने पर IPPs को,
वो खर्च भी हमें अदा करना पड़ेगा। सर पहले 1300 अब अरब थी, अब 2000 अरब कर रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट। जी हाँ, मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ये बोझ जो है आप लोगों को उस पर डालें जब सर्दियों का मौसम आए। सर्दियों का मौसम ठीक आने है। का मतलब क्या है कि जब लोगों का बिल कम हो तो उसमें जब इजाफा कर देंगे तो शायद लोगों को महसूस ना हो। गर्मियों में वैसे बिल ज्यादा है, उस पर आप टैक्सेस ज्यादा लगा रहे हैं, उस पर आपने तो लोगों को पागल कर दिए। सर यू बहुत आर बुरा नॉट हाल है। जस्ट। अच्छा बैरिस्टर आमिर साहब, सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो हालात इस वक्त है, आपने खुद भी जिक्र किया सारे जिम्मेदार हैं, आप समझते हैं कि पीडीएम के थ्रू इस 16 माह की गवर्नमेंट में आना ये बहुत बड़ी गलती थी? देखिए गलती नहीं थी, या तो नहीं पहले थी। मामला हल हो रहे होते। देखिए गलती इस तरह देखी जा सकती है, गलती आप इसे कह सकते हैं कि ये गलती थी कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल है उसे नुकसान पहुंचाएंगे, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए ये नुकसानदेह बात होगी। चलें इस हद तक इस बात से मैं एग्री कर भी लूँ, तो अगर मुल्क मुसीबत में हो, हालात खराब हों, एक निकम्मा शख्स, एक फस्तायत ज़हन वाला बंदा मुल्क का बेड़ा गर्क कर आमिर रहा साहब हो, एक चीज़ वो आपसे मजाक। जानूं मैं, अगर डॉलर का रेट 180 हो और अब 300 हो जाए, पेट्रोल 150 का हो अब वो भी 300 का हो जाए, तो क्या है इसमें बेहतरी? आप फिर कंपैरिजन कर लेना। अगर आपने ऐसे कंपैरिजन करना है तो पीपल्स पार्टी के दौर में 4 रुपए बिजली का यूनिट था, आज कितने का है? आज तो इजाफा ही 6-6 रुपए होता है। सर तो पीपल्स आप पार्टी इससे के अंदाजा दौर लगाएं। में 18-18 घंटे लोड शेडिंग भी थी। मैं अगर गलत हूं वो तो सजाद मीर साहब मुझे जी दुरुस्त मेरी कर सकते जी हैं। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। वो जो लोड शेडिंग इलेक्शन के दौरान करवाई गई थी ना, वो मुसद्दिक मलिक साहब की मेहरबानी थी। वजीर पानी बिजली थे निगरान दौर में, और फिर उसी के सिले में उन्हें सेनेटर बना के वजीर रखा गया है पीएमएलएन का। वो एक प्रोपेगेंडा था हमारे खिलाफ जो किया गया। अदरवाइज हम ही ने सी पैक साइन किया जिससे बिजली के मंसूबे लगे और बाद में लोड शेडिंग खत्म हो। अगर आप हकीकत में, सर पीपल्स वैसे ये पार्टी ने हमेशा इस मुल्क में लोड शेडिंग खत्म की है, भले हम ज़िया के बाद आए या हम मुशर्रफ के बाद आए। लेकिन अगर कोई प्रोपेगेंडा किया जाए, आप पूरा वजीरे निगरान वजीरे पानी और बिजली ही खरीद लें कि तुम 18-18 घंटे लोड शेडिंग करो, ताकि ये देखे ना, कभी हमारे खिलाफ कंपेन तालिबान के जरिए हमें नहीं करने दी जाती गोलियां चला के, और कभी लोड शेडिंग करवा के पानी बिजली के वजीर। देखिए ना, कभी आपने सोचा कि मुसद्दिक मलिक साहब तो एज ए टेक्नोक्रेट आए थे कैबिनेट में 2013 वाली में, और वो क्यों बाद में बन गए सेनेटर और वजीर? क्या उनमें खूबी थी? कभी आप इस पे गौर करें ना। सर उससे उनकी पहले खूबी क्या यही हुआ? थी कि उन्होंने उस 3 महीने के अंदर 18-18 घंटे लोड शेडिंग की थी ताकि सर लोग उससे हमारे गिरेबान पकड़े। मैं पूछ देखिए, मैं फिर ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इल्जामात लगाना चाहें तो सब पे, मैं ये नहीं कहता कि लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई कम भी रही है, या कम अज कम, चलो मैं एक बात पे कहता हूं, पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, पीपल्स पार्टी तनख्वाहों में इजाफा करती है। पीपल्स पार्टी और रियासत की तरजीह गरीब तरीन खानदान होते हैं, वो 1 करोड़ के करीब खानदान जिन्हें रियासत सब्सिडी देती है, हके रोजगार देती है, हके सेहत देती है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए। तो पीपल्स पार्टी तरजीह गरीब तरीन लोगों को बनाती है सर जिनका यहाँ आज कोई प्रॉब्लम पता है पुरसाने क्या हाल है नहीं। बैरिस्टर आमिर साहब, अगर आप मेरी अर्ज सुने, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बीआईएसपी से बाहर भी दुनिया है, जो वाइट कॉलर है, जो बीआईएसपी से मुस्तफीद नहीं हो रहा, उसके लिए असल मसला ना वो मांग सकता है बेचारा, और ना ही वो कोई और गलत काम कर सकता है, उसे अपनी तनख्वाह पर गुजारा करना है, मसला उसका मैं है एग्री मीर करता साहब। हूँ आपसे, मैं एग्री करता हूँ। यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैंने सारी बात ये भी कह दी, तनख्वाहदार तबके के लिए पीपल्स पार्टी ने ही 150% तक तनख्वाहों में इजाफा किया है, और कम से कम उजरत प्राइवेट इदारों में भी सरकारी में भी बढ़ाया ठीक है। है। फिर मैं ये नहीं कहता कि बेहतर हुआ। देखिए, अब हमें इक्तदार में आए कितनी देर हुई है, इसी के लिए देखिए 2 तरीके हैं, या बहुत बड़े काश्तकारों को, बहुत बड़े सरमायादारों को, बहुत बड़े मिल ऑनर्स को सहूलत दें, या आप निचले तबके को और दरमियाने तबके को सब्सिडीज दें। पीपल्स पार्टी की हमेशा ये रही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपने पहले जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन है उन लोगों को एड्रेस किया, मैं लेकिन अग्री, इसके चले साथ हमने चले ऊपर मैं वालों जरा की तनख्वाहें बढ़ाई, बैरिस्टर साहब रोजगार मीर के साहब का भी मौके एक व्यू बढ़ाए। ले लूं। यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है मीर साहब, सर इसी पर आपका व्यू। नहीं, इस पे कोई बात तो नहीं। बात देखिए, आप कोई हम क्रेडिट भी दे सकते हैं, डिसक्रेडिट भी दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे मुल्क की मईशत बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसमें कसूर किसका है, उसका है या इसका है, ये बहस नहीं है। अब बहस ये है कि मुल्क को इस सूरत हाल से कैसे निकालना है। जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं की जाएगी
और सोच समझ के आगे नहीं बढ़ा जाएगा, मामला तय होता दिखाई ये बताएं मीर साहब, कलेक्टिव एफर्ट के लिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है? ये इलेक्शन होना ज़रूरी है। मुझे कोई अगर बता दे कि इलेक्शन के बाद मामला सुधर जाएंगे तो मैं सबसे पहले उस कंपेन के लिए आगे निकलूंगा। ये नहीं कि मैं इलेक्शन के हामी नहीं हूँ या हक में नहीं हूँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ इलेक्शन ना हुआ तो और मसाइल पैदा होंगे, लेकिन ये भी तो कोई मुझे बता दे कि इलेक्शन के बाद मसला हल हो जाएगा। इलेक्शन के बाद कुछ जो नक्शा है मुझे वो भी दिखाई देता है। मसले को हल पहले करें, हल करने का और तरीके हैं। हल करने के लिए आपको स्टेक होल्डर को मिलकर बैठना पड़ेगा और कुछ बेहतर बातों पे एग्री करना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर को। अच्छा, अब मामला अजीब सा है मीर साहब। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। मामला बड़ा अजीब सा है। अब BDM की हुकूमत तो हो गई ख़त्म, लेकिन एक दूसरे पर मामला अभी भी ढल रहे हैं। वो हम देख भी रहे हैं कि एक नहीं मान रहा कि मैंने इसका हिस्सा हूँ, दूसरा नहीं मान रहा कि मैं इसका हिस्सा हूँ। एक दूसरे को कह रहा है कि उनके फैसलों से हुआ, एक दूसरे को कह रहा है। लेकिन लगता कुछ यूँ ही है कि PDM की तमाम जमातों की अदराक हो गया है कि 16 माह की गवर्नमेंट में आना कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर एक बहुत बड़ी गलती ज़रूर थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब ज़रा आपको महंगाई और आवाम पर गिरने वाले बिजली बम के हवाले से बताएंगे। वेलकम बैक जी। महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिसे हुए आवाम के रहे सहे होश हालिया बिजली के बिलों ने उड़ा के रख दिए हैं। हकीकत यह है कि बिजली के बिल और घरेलू अखराजात अब गरीब और मिडिल क्लास की बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। इसीलिए अब मुल्क के बेशतर हिस्सों में आवाम सरापा एहतजाज है। 1.5 साल के दौरान मुल्क में बिजली की कीमतों में 50 से 80% तक इजाफा किया गया। कमर्शियल बिल्स पर 78% टैक्सेस, जबकि घरेलू सारिफिन पर टैक्सेस की शरह 50% से जायद हो चुकी है। IMF की शर्त पर रवा माली साल बिजली सारिफिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे से उसकी फी यूनिट कीमत 51 रुपए 70 पैसे तक जा पहुंची है। इसी तरह वजारत तवानाई के मुताबिक अगस्त में 89.33 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरापा एहतजाज अवाम और ताजर निगरान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली के बिलों पर टैक्सेस और सरचार्ज के नाम पर इजाफी जो मामला है उसको वापस ले लिया जाए। ताजरों ने 31 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल की जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के भारी भरकम बिलों की शिकायत के बाद हंगामी इजलास तलब किया। ताहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास कुछ नतीजा खेज न रहा। इसी तरह आज का इजलास भी बेनतीजा रहा और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान के मुफ्त यूनिट्स ख़त्म करने का फैसला हुआ। उसके बरक्स पाकिस्तान के एक मोतबर जरीदे की रिपोर्ट में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ज़रा ये बताते हैं कि पावर डिवीजन ने ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली के खात्मे की तजवीज़ का झांसा देकर बड़ी वारदात छुपा ली है। ज़रा ये भी बताते हैं कि 15,000 मुलाजमीन की मुफ्त बिजली ख़त्म करने से बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टैरिफ में बड़े फ़र्क के लिए तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत को ख़त्म करना ज़रूरी है। बिजली की पैदावार और तकसीम की चोरी और हुकूमती नाअहली की वजह से होने वाले नुकसानात को अवाम पर यह बोझ लाद दिया जाता है, बल्कि पूरे का पूरा बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, जिसे पाइट कहा जाता है, उसकी और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के जायजे से ये मालूम होता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को माहाना तनख्वाह के साथ कई मरात मिलती हैं, जिनमें मुफ्त बिजली भी शामिल है। पाइट की रिपोर्ट ये बताती है कि इसी तरह बिजली के इदारों में काम करने वाले आला अफसरान को मुफ्त बिजली दी जाती है, जबकि इसके अलावा मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त घर भी दिए जाते हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि मार्च के महीने में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक इजलास में पावर डिवीजन को 16 से 22 ग्रेड के सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की ताकीद करते हुए कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा था इस इकदाम से सालाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। ताहम इस तजवीज़ पर तो अमल नहीं हुआ।
जब गरीब आवाम को पता चलता है कि हुक्मरान अशराफिया न बिजली का बिल देती हैं, ना ही उन्हें अपनी जेब से पेट्रोल भरवाना पड़ता है, तो उनके तो गैस भी फ्री है, गाड़ियां भी सरकारी, पेट्रोल भी सरकारी, तो इससे लोगों के गम और गुस्से में इजाफा होता है। सरकारी दफातर में बिजली का बेदरेग इस्तेमाल होता है, जिसका बोझ भी आवाम पर लाद दिया जाता है। किसी को बिजली के बिल अदा करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, तो कोई अपने घर का सामान और जेवर तक बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहा है। लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। अब ये सिलसिला मजीद ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि आवाम बिजली के बिल अदा करेंगे तो बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। यहाँ पर चंद सवाल जन्म ले रहे हैं, जिनमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और क्या निगरान हुकूमत इस अहलियत के हामिल है कि इस सिलसिले को रोक पाए और आवाम तक जो पड़ने वाला ये बोझ है इसे किसी तरह से कम कर पाए। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।